साफ साहब कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में चाय का कप था जो कब का ठंडा हो चुका था। उनकी आंखों में सोच की गहराई उतर आई थी। वे उसी रात को याद कर रहे थे जब एक नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में अमानत बनकर आई थी। तब उन्होंने सिर्फ एक ही फैसला किया था, इस बच्ची को कभी तन्हा महसूस नहीं होने देंगे। अंदर कमरे में रह चुपचाप अपनी किताबें समेट रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत सी मुस्कान थी जो दर्द को भी तहजीब से छुपा लेती है। उसने मेहंदी वाली किताब हाथ में ली और हल्के से मुस्कुरा दी। किताबों से उसका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, ये उसके सपनों का सहारा थी। दरवाजे के पास अरमान खड़ा था। उसकी आंखों में उलझन थी। वह राह से कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। आखिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, रह, अगर तुम्हें कभी लगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है तो बस मुझे बता देना। राह ने पलटकर देखा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी शुक्रिया के साथ। घर ईंट और दीवारों से नहीं बनता, अरमान लोगों से बनता है, और यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझे अपना समझते हैं, इतना काफी है। उसी वक्त दूसरी तरफ आसिया बेगम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, विरासत। उन्होंने फोन उठाया और किसी को कॉल मिलाई। आवाज धीमी थी मगर अल्फाज जहर से भरे हुए। अब और इंतजार नहीं, जो भी करना है जल्दी करो। मुझे उस लड़की का इस घर में रहना मंजूर नहीं। सुबह होने वाली थी। फज्र की अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। साफ साहब ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह से इस बच्ची को यहाँ लाया था उसी तरह इसकी हिफाजत भी करना। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन सिर्फ नई सुबह नहीं बल्कि कई छुपे हुए राजों और इम्तिहानों को भी साथ लेकर आएगा। राह की खामोशी, अरमान की जिद और आसिया बेगम की साजिश सब एक ही कहानी के नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही रह ने आंगन में कदम रखा, उसकी नजर आसिया बेगम पर पड़ी। उनकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी, लेकिन आज उस सख्ती के पीछे घबराहट भी छुपी हुई थी। आज सुबह सुबह इतनी तैयारी? आसिया बेगम ने ताना मारते हुए पूछा। कॉलेज जाना है, राह ने बिना नजर मिलाए सीधा जवाब दिया। आसिया बेगम ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा सपने मत देखा करो, हर किसी के नसीब में परवाज नहीं होती। राह रुक गई, फिर धीमी आवाज में बोली, पर परवाज का हक तो हर किसी को होता है। उसी वक्त अरमान ने यह बात सुन ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी एक साथ उभर आए। वह आगे बढ़ा, अम्मी बस कीजिए, रह कोई बोझ नहीं है। आसिया बेगम की आंखें और सख्त हो गईं। तुम अभी बच्चे हो अरमान, दुनिया नहीं देखी तुमने। दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में साफ साहब अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अरमान और राह की आवाजें सुनी तो चश्मा उतारकर बोले, इस घर में आवाज ऊंची नहीं होगी, जो कहना है तमीज से कहो। आसिया बेगम चुप तो हो गईं, लेकिन उनके दिल में जो आग थी वह और तेज हो चुकी थी। कॉलेज के रास्ते में रह चुपचाप थी। अरमान ने बाइक चलाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? राह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक रहना सीख गई हूं। यह कहकर उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे शहर की भीड़ में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रही हो। शाम को घर में मेहमान आए। रिश्ते वाली खाला फिर से बैठी थीं। चाय के कप के साथ साथ बातें भी घूंट घूंट पी जा रही थीं। आसिया बेगम पूरी कोशिश कर रही थीं कि बात सिर्फ अपनी बेटी तक ही सिमट कर रहे। हमारी बेटी तो बहुत सुलझी हुई है, वह फख्र से कह रही थीं। घर संभालना भी जानती है, रिश्तों की कद्र भी। साफ साहब ने बीच में बात काट दी, सिर्फ अपनी बेटी की बात क्यों? इस घर में जो भी परवरिश पाता है वह हमारा अपना है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आसिया बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात रह अपने कमरे में बैठे बैठे रो रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। अरमान अंदर आया। रह, अगर कभी तुम चाहो ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर हाल में। राह ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं साथ नहीं मांग रही अरमान, मैं सिर्फ अपनी जगह चाहती हूं। और कहीं दूर आसिया बेगम फोन पर किसी से कह रही थी, कल ही बात पक्की करो, अब देर नहीं होनी चाहिए।